पिछले 10 दिन से ऊपर ये बात हो चुकी है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका अपने दिमाग में ये सोच के आई थी कि अगर हम ईरान के अंदर उसकी लीडरशिप का डीकैपेसिटेशन यानी कि लीडरशिप को वाइप आउट करते हैं तो उससे एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि अगर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और सुप्रीम लीडर दोनों हट जाएंगे तो ईरान के अंदर केओस होगा। इस केओस की वजह से ईरान के लोग सड़कों पर उतरेंगे, वो एक फेवरेबल रेजिम चाहेंगे। अमेरिका वहाँ पर एक फेवरेबल रेजिम क्रिएट करके रेजिम चेंज ऑपरेशन सक्सेसफुली कर देगा। अमेरिका इस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा था कि मेरे को रेजिम चेंज करना है, पर बार बार उसने स्टेटमेंट्स के थ्रू इनडायरेक्टली ये बात कही कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही था। अब पिछले 10 दिन की लड़ाई में सबसे पहली चीज़ ये है कि रेजिम चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि रेजिम का रिप्लेसमेंट होते हुए मोजतबा खोमेनी के आने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिप्लेसमेंट वहाँ पर विजिबल है। दूसरी चीज़ वहाँ पर यह देखने को मिली कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, उस रवैये से और जिस तरीके से उसको रशिया की सपोर्ट और बैकएंड पे रशिया की इंटेलिजेंस लेवल की असेसमेंट्स मिली, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अमेरिका और इजराइल इस मोमेंट पर कंफ्यूज हैं कि इस लड़ाई को आगे अब किस दिशा में ले जाना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यह उठता है कि इस 10 दिन की लड़ाई के बाद ईरान का भविष्य क्या है। हम ईरान को आगे कहाँ आते हुए देख रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उस चीज़ पे चर्चा करना इस मोमेंट पर बड़ा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन इस लड़ाई के पिछले 10 दिन में एक डेफिनेट विजिबल ट्रेंड जो दिखा है वो ये है कि ईरान ने पहली बात वो रेजिलियंस दिखाया है, जो रेजिलियंस को अमेरिका और इजराइल ने फैक्टर इन नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो ये है कि ईरान ने जिस प्रकार की रणनीति अपनाई उसको मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं एस्केलेशन स्ट्रैटेजी विद एसिमेट्रिक डायनेमिक्स। ये शब्द को समझ लीजिए, एस्केलेशन स्ट्रैटेजी विद एसिमेट्रिक डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि ईरान ने मसले को एस्केलेट किया, उसने रिटेलिएशन करी। ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने जो पहली बात तो उसके ऊपर एरियल स्ट्राइक्स किए गए कि उसका जवाब नहीं दिया। विद एसिमेट्रिक डेटरेंस, एसिमेट्रिक डायनेमिक्स, ये चीज़ को दूसरी चीज़ समझिए। एसिमेट्रिक डेटरेंस और एसिमेट्रिक डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ईरान ने एक चीज़ क्लियर कट अंडरस्टैंड कर ली थी कि यहाँ पर अगर मैं अमेरिका और इजराइल के साथ डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में आता हूँ, उन दोनों के पास एरियल सुपीरियोरिटी है। वो एयर पावर को कंप्लीटली कंट्रोल करके कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे जिसके तहत एरियल सुप्रीमेसी इन दोनों के पास रहेगी। तो मुझे इनकी एरियल सुप्रीमेसी को टारगेट नहीं करना, मुझे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली इनकी एरियल सुप्रीमेसी को रिड्यूस नहीं करना। ईरान ने एसिमेट्रिक डिटरेंस के लेवल पर एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स देने की कोशिश करी। एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर दूसरा एरियल स्ट्राइक कर रहा है तो आप उसके एरियल स्ट्राइक को एरियल स्ट्राइक से मीट मत करो, वो हो जाती है सिमेट्री कि सेम रिस्पॉन्स आपने दे दिया। एसिमेट्री का मतलब यहां पर होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को इस प्रकार से अनफोल्ड करो कि जिस प्रकार से अगले ने जो आपके सामने लड़ रहा है उसने सोचा ही नहीं होगा। अमेरिका ने अभी तक ये चीज़ सोची थी कि अगर मैं इजराइल के साथ एरियल स्ट्राइक्स करने जाता हूं तो ये लड़ाई हम तीनों के बीच में सीमित रहेगी कि एक जगह पर कंबाइंड पावर अमेरिका और इजराइल की होगी और एक जगह पर ईरान होगा। तो जाहिर सी बात है ईरान कमज़ोर परिस्थिति में होगा, हम दोनों स्ट्रांग होंगे, हम दोनों ईरान को डिफीट कर देंगे। ईरान ने एसिमेट्री कैसे शुरू करी यहाँ पर कि उसने कॉन्फ्लिक्ट को पहली बात तो वाइडन कर दिया। उसने सबसे पहले ये चीज़ को इंश्योर किया कि अमेरिका के लिए मल्टीपल फ्रंट्स और मल्टीपल थिएटर्स पे गेम खेला जाए। अमेरिका को इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि अमेरिका जिस चीज़ को सोच के आया ही नहीं था इस लड़ाई में, उस सोच पे मजबूर हो जाए, जिससे कि उसकी कैपेबिलिटी यहाँ पर कमज़ोर होगी। कैसे हुआ? अमेरिका के मिडल ईस्ट के अंदर सारे बेसिस उसने टारगेट करे। अमेरिका के जितने भी मिडल ईस्ट में बाकी फ्रेंडली देश थे, कतर से लेकर, बहरीन से लेकर, कुवैत से लेकर, इराक से लेकर, फॉर दैट मैटर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया और ओमान तक को नहीं छोड़ा, सबके साथ उसने पहली बात उनके एयरपोर्ट से लेकर उनके वहाँ पर मिलिट्री एसेट्स और CIA के जितने एसेट्स थे सबको टारगेट किया। इस एसिमेट्री से ईरान ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि कन्वेंशनल लेवल की लड़ाई में मेरे पास रिस्पॉन्स ऐसा है कि मैं आपके मिडल ईस्ट के फ्रेंड्स को और मिडल ईस्ट के अंदर जितने आपके बेसिस हैं उनको टारगेट करूँगा। ये चीज़ करने के बाद ईरान ने दूसरे लेवल पर जो गेम खेला पिछले 10 दिनों में वो था हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन में ईरान ने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये काम किया कि उसने पहली बात पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के तहत ग्लोबल लेवल के ऑयल सप्लाईज हो रहे थे उनको वेपनाइज और हाईजैक कर दिया। ईरान के इस रवैये को समझिए क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल के दौरान चाइना ने यही रणनीति अपनाई थी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स थे
जिसके तहत ग्लोबल लेवल पर चाइना आज की डेट में, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हों फॉर दैट मैटर, या फिर सेमीकंडक्टर्स हों, चिप्स हों, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हों, उनकी सप्लाईज को जो चाइना ने वेपनाइज किया था उन कंट्रियों को दिया और उन कंट्रियों को नहीं दिया जो चाइना को उस समय आर्म ट्विस्ट कर रही थी। ये वैल्यूएबल लेसन ईरान ने पढ़ा था। ईरान की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ये थॉट आया कि कल को यही वेपनाइजेशन हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी बनेगी। मुजतबा खमेनी का जो अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में उसने ये बात क्लैरिफाई कर दी। उसने ये बात बोल दी खमेनी ने कि आज हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक लीवरेज बनाकर प्रयोग करेंगे। अब इस लीवरेज बनाकर प्रयोग करने में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ पर जो ईरान एस्केलेशन कर रहा है उसमें उसने पेन डिसरप्शन का सहारा लिया है। पेन डिसरप्शन में उसने क्या किया है कि उसने सबसे इम्पोर्टेंटली मिडल ईस्ट में बेसिस को टारगेट करना, मिडल ईस्ट के देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के बाद पूरे के पूरे ऑयल सप्लाईज को हाईजैक इस प्रकार से कर लिया है कि जितने ग्लोबल लेवल पर ऑयल प्राइसेस हैं वो सिर्फ स्काई रॉकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंट्रीज़ के अंदर एक दर्द पैदा करा है ईरान ने, जिसके तहत ये सारी कंट्रीज़ बेसिकली अब अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालें कि भैया इस लड़ाई को बंद करो, तुम्हारी इस तबाही की वजह से पहली बात तो हमारे यहाँ पर नरकीय चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ईरान ने दर्द को डिस्ट्रीब्यूट किया सिर्फ अमेरिका और इसराइल पे नहीं, बल्कि अमेरिका और इसराइल के बाकी साथियों पे, कि जब बाकी साथियों पे दर्द महसूस होगा तो वो सारे मिलकर अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे कि भैया अब बस कर दो। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ समझने की यहाँ पर यह भी आवश्यकता है कि ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि वो इस केस में कोलिशन फ्रेगमेंटेशन चाहता है। क्योंकि यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिका के साथ जुड़े हुए कोलिशन पार्टनर्स थे, साउथ एशिया से लेकर यूरोप में जितने भी अमेरिका के कोलिशन पार्टनर्स थे, वो सारे कोलिशन पार्टनर्स में अमेरिका को लेकर इस मोमेंट पर एक रीथिंक कहीं ना कहीं पैदा हो गया है कि तुम्हारी उस लड़ाई की वजह से तुमने हमारी अर्थव्यवस्थाओं को दुविधा में डाल दिया है। तो ये जो ईरान का इसने ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव किया है, जिसको हम कहते हैं कोलिशन स्ट्रेस एंड कोलिशन फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में इन देशों का रवैया अमेरिका को लेकर डिसाइड करेगा। आज की डेट में अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि बहुत सारे यहाँ पर ये देश जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये सोचेंगे कि क्या अमेरिका लॉन्ग रन में एक रिलायबल प्लेयर है भी या नहीं। अब अमेरिका की रिलायबिलिटी ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट खत्म हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं वो जो दुविधा में डालने वाली बात थी वो अचीव कर दी। पर यहाँ पर अब सवाल ये उठता है, अमेरिका इस मोमेंट पर भोखला गया है। अमेरिका के साथ हमेशा ये समस्या होती है, लड़ाई में कूदने की हमेशा जल्दी होती है, लेकिन लड़ाई से निकलने की रणनीति कभी नहीं होती है। और इजराइल के साथ भी यही समस्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अब इशू ये उठता है कि आगे डायरेक्शन क्या है। अब देखिए कि जिस प्रकार से अमेरिका के साथियों के ऊपर कोलिशन स्ट्रेस डालकर उनके अंदर की इकोनॉमिक क्राइसिस को मैन्युफैक्चर ईरान ने किया है, अब अमेरिका किस रणनीति पर आ गया है। अब वो रणनीति पर यह आ गया है कि अब वो रशिया के आगे जाकर हाथ जोड़ रहा है कि रशिया तुम विश्व की तेल सप्लाईज को मैनेज कर लो। अमेरिका के मन में ये था कि भाई हमने वेनेजुएला का तेल चोरी कर लिया, हम ईरान में ये रेजिम चेंज ऑपरेशन करके ईरान का तेल चोरी कर लेंगे। विश्व का जब सारा तेल हमारे पास आ जाएगा तो इवेंचुअली रशिया को तेल बेचने की मार्केट को रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पर रशिया ने ईरान का बैकएंड पे सपोर्ट करके गेम ये खेल दिया कि उसने ईरान के रेजिम को नहीं गिरने दिया। वेनेजुएला के तेल को अकेला अब अमेरिका कंट्रोल करके विश्व की पूरी सप्लाईज को मैनेज नहीं कर पा रहा। अमेरिका इस कॉन्टेक्स्ट में अब रशिया के आगे जाकर भीख मांग के गिड़गिड़ा रहा है कि भैया अब आप जो है थोड़ा सा तेल बेच लीजिए। 1 महीने का तेल सेल का लीवरेज उसको दे दिया। इससे बैठे बिठाए आप देखिए कि लड़ाई रशिया, अमेरिका और ईरान की थी, बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसने उठाया? रशिया ने। अब रशिया के इस तेल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठाएगा? भारत और चाइना। तो इवेंचुअली लड़ाई जो रशिया अमेरिका जो डायरेक्टली लड़ नहीं रहे थे, उस लड़ाई के अंदर ऑटोमेटिकली अमेरिका ने रशिया के लिए एक स्पेस क्रिएट कर दी। लेकिन यहाँ पर सबसे गंभीर चीज़ ये है जानने की कि जो भी ये लड़ाई चल रही है, जिसमें अब तेल के मामले में तो अमेरिका कंप्लीटली ध्वस्त हो चुका है। तेल के मामले में तो अब वो समझ चुका है कि वो तेल चोरी का काम करने जो यहाँ पर ईरान में आया था, वो चीज़ की रणनीति अब वो अपना नहीं सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली चीज़, ईरान का भविष्य क्या है। ईरान की रेजिम ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिए हैं, उस केस में एक चीज़ तो क्लियर है कि आने वाले समय में ईरान के अंदर सिक्योरिटाइजेशन और होगा। सिक्योरिटाइजेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी आने वाले समय में ईरान में रेजिम हो,
वो आज की डेट में सिक्योरिटी सेंट्रिक रिजीम बनाएगा। सिक्योरिटी सेंट्रिक रिजीम बनाने का मतलब ये है कि वो ईरान की जितने भी अभी उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमज़ोर किया गया है, जैसे कि उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्ला को कमज़ोर किया गया, हमास को कमज़ोर किया गया, हुतीज़ को कमज़ोर किया गया, वो इनको रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ समझिए कि ईरान इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को रीबिल्ड करने के लिए जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उसमें सहायता रशिया और चाइना की लेगा, और रशिया और चाइना भी अब ईरान को डायरेक्टली सपोर्ट करने के बजाय इनडायरेक्टली इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को वापस से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में ये जो थ्रेट्स थे जिसको मिटाने के लिए अमेरिका और ईरान को टारगेट कर रहा था, वो अब अमेरिका इस परिस्थिति में नहीं है कि वो इस एक्सेस को कमज़ोर कर पाए। और तीसरी सबसे बड़ी एक संभावना जो आज कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर डिस्कशन हो रही है वो ये भी है कि कहीं ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि जब भी ये मसला रिजॉल्व हो कि उसके बाद रशिया और चाइना मिलकर कहीं ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट कर दें कि वो एक प्रकार का एक ऐसा अलायंस प्रपोज करें जिस अलायंस में ईरान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन रशिया और चाइना दें। और कल को अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी संभावना बहुत जताई जा रही है इंटेलिजेंस सर्कल्स में इस मोमेंट पर, कि कल को मान लीजिए जब भी ये मसला रिजॉल्व होता है, ये अब उस अंत पे आ चुका है, क्योंकि अब अमेरिका को समझ आ गया है कि मेरे बस का नहीं है, हमारे गूदे में अब कुछ नहीं बचा है कि हम इस क्राइसिस को मैनेज कर पाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं ऐसी परिस्थिति लॉन्ग रन में यदि हो गई, जो आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर दिखती है, कि रशिया चाइना कलेक्टिवली आकर ये बात बोलें कि मिडल ईस्ट में ईरान को हम अब न्यूक्लियर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्ट करेंगे, तो एक चीज़ क्लियर है कि उसके बाद अगर कल को किसी ने भी ईरान को टारगेट करने की कोशिश करी तो वो रशिया और चाइना की तरफ से रिटेलिएशन ऑटोमेटिक आएगा। तो इजराइल जो इस मोमेंट पर यह बात से खुश होता है कि मुझे अगर कोई तंग करेगा तो मैं अपने अमेरिका को पकड़ कर ले आऊँगा, तो यहाँ पर फिर ईरान उस परिस्थिति में आ जाएगा कि अगर ईरान को किसी ने तंग किया तो रशिया चाइना ऑटोमेटिकली इंटरवीन कर जाएंगे। बट एक चीज़ क्लियर है कि जिस ऑब्जेक्टिव से अमेरिका ये लड़ाई में उतरा था, वो ऑब्जेक्टिव कि वो खरी नहीं उतर पा रहा है। जिस ऑब्जेक्टिव से इजराइल इस लड़ाई में उतरा था, वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं लड़ पा रहा है। अब सारा गेम आगे होगा नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि देखिए ट्रंप इस मोमेंट पर फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी शक्ल दिखाऊं भी तो कैसे दिखाऊं, क्योंकि जिस बड़े बड़े दावे करके वो पिछले 10 दिनों से आ रहा था और हर रोज़ अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रहा था, अब उसको समझ नहीं आ रही है कि इवेंचुअली अब मैं ऐसे ट्रैप में फंस चुका हूं कि अब मैं करूं भी तो क्या करूं। और वहीं इजराइल का वो बेंजामिन चेतन भाव कहीं दिख नहीं रहा है। तो इस केस में एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस परिस्थिति को क्रिएट कर दिया गया है, वो परिस्थिति आगे इस कॉन्टेक्स्ट में अनफोल्ड होगी कि यहाँ पर लॉन्ग रन में मिडल ईस्ट के अंदर यदि अगर ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला रशिया और चाइना ने प्रोवाइड करने की सोची, तो ये एक मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी डायनेमिक्स में गेम चेंजर होगा। और या फिर दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि अमेरिका अपने अल्टीमेट बावलेपन में मास लेवल के अटैक्स जो हैं ईरान पे चालू कर दे, और इतने अटैक करे कि फिर वो कुछ छोड़े ही ना। पर वो अब उस परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर आपने ट्रंप के पिछले 2-3 दिन के स्टेटमेंट्स को सुना हो तो अब वो खुद ही ये लाचारियत दिखा रहा है। ईरान में तो कुछ बचा ही नहीं, हम तो किसी चीज़ को अब टारगेट करना ही नहीं चाहते, लड़ाई तो जब मैं चाहूँगा ख़त्म कर दूंगा। ये लाचारियत है, ये दिख रही है ट्रंप के व्यवहार में। उसकी शक्ल देखो बेचारे की, उसकी शक्ल देख के अगर आपको तरस नहीं आता है तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, वो तरस लायक व्यक्ति भी नहीं है। तो ये चीज़ को समझो कि अब इस मोमेंट पर फ्यूचर जो है उसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि ईरान दर्द को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ईरान दर्द को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ये जो वेपनाइजेशन किया है उसने, लास्ट पॉइंट गौर करके याद रखिएगा, ये लेसन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का चाइना लेगी, क्योंकि अब चाइना आगे जाकर ये इंश्योर करेगी कि अमेरिका ने अगर चाइना के साथ कोई ऐसी गतिविधि करी तो चाइना उन चोक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेगी जिनको वो चोक करके लोगों को घुटने पर लाएगी। तो ये पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट से अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के रिजल्ट्स इस मोमेंट पर निकलते हुए दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं कि सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है और कैसे आगे मैनिफेस्ट करती है। धन्यवाद।